हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेल टाइम्स पर। आपको पूरी कहानी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रीबर्थ ऑफ प्रोटेक्टर एपिसोड 9। अगली सुबह सभी लोग काम में बिजी थे क्योंकि आज घर में शादी थी और सभी लोगों को बहुत सारा काम था। लेकिन आरती जी ने और दादी जी ने शुभांगी को कोई भी काम करने से मना किया था और उसको बोला था कि वो बस प्रॉपर आराम करे। और शुभांगी अपने कमरे में ही बालकनी में खड़े होकर बाहर सारी तैयारियां देख रही थी। शुभांगी अपनी पुरानी जिंदगी को याद कर रही थी, उस जिंदगी को जिसमें कभी शुभांगी से किसी ने प्यार नहीं किया, जिसमें उसे सिवाय दर्द, चोट और अपमान के कुछ नहीं मिला। और फिर अर्जुन उसकी जिंदगी में एक फरिश्ता बनकर आया था जिसने उसकी जिंदगी से दर्द, तकलीफ और अपमान को उठाकर कोसों दूर फेंक दिया था। अर्जुन एक ऐसा हमसफर बनकर आया था जिसने हमेशा उसकी हिफाजत की थी। शुभांगी ने जब पहली बार अर्जुन को देखा था तभी शुभांगी के दिल ने अर्जुन को पसंद कर लिया था। शुभांगी ने कभी भी अर्जुन को पाने का ख्वाब नहीं देखा था। वो तो भगवान की रहमत थी कि शुभांगी को वो मिला पहली बार जिसे उसने दिल से चाहा। जी हाँ, आज शुभांगी ने यह एक्सेप्ट कर लिया था कि सबसे पहले शुभांगी को ही अर्जुन से प्यार हुआ था, क्योंकि शुरुआत में अर्जुन ने तो शिवांगी को नजर उठाकर भी नहीं देखा था। शुभांगी की आंखों के सामने वो सारे पल घूम रहे थे जब शुभांगी अर्जुन से पहली बार मिली थी, और तब से लेकर आज तक के सारे पल शुभांगी की आंखों में थे। राजस्थान हॉस्पिटल। परिवार वालों में से किसी ने भी अर्जुन को फोन पर यह खुशखबरी देने से मना कर दिया था, इसलिए सभी ने काव्यांश को भेजा था कि वो जाए और अर्जुन को ये खुशखबरी दे और उससे यहाँ लेकर आए, और साथ में हर्षित को भी लाने के लिए बोला था। और सबके बोलने पर काव्यांश हॉस्पिटल चला जाता है। वैसे भी काव्यांश हॉस्पिटल जा ही रहा था क्योंकि उसे हर्षित से मिलना था। काव्यांश हॉस्पिटल जाता है तो काव्यांश सबसे पहले अर्जुन से मिलता है और हर्षित के बारे में पूछता है। अर्जुन काव्यांश को बताता है कि अभी 24 घंटे और हर्षित को अंडर ऑब्जर्वेशंस रखा गया है, क्योंकि 24 घंटे बाद ही डॉक्टर बता पाएंगे कि हर्षित की क्या कंडीशन है। हर्षित के सर पर काफी गहरी चोट आई है। अगर हर्षित को 24 घंटे के अंदर होश नहीं आया तो हर्षित कोमा में जा सकता है। तभी काव्यांश अर्जुन को बोलता है, भैया भाभी कल बेहोश हो गई थी तो सभी ने डॉक्टर को बुलाया था और डॉक्टर ने भाभी को चेक किया तो बताया। अर्जुन काव्यांश की बात सुनकर एकदम से परेशान हो जाता है और काव्यांश के दोनों के कंधों को पकड़कर काव्यांश से पूछता है, क्या हुआ शुभांगी को? शुभांगी ठीक तो है ना? अचानक से बेहोश कैसे हो गई? वो खाना नहीं खा रही है, टाइम से तुम लोग उसका ध्यान नहीं रख रहे हो, वो बेहोश कैसे हो गए? काव्यांश अर्जुन के एक हाथ को अपने कंधे से हटाकर और अपने दोनों हाथ से अर्जुन का हाथ पकड़ता है और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अर्जुन को बोलता है, मुबारक हो भैया, आप बाप बनने वाले हो, और एक नहीं दो बच्चों के बाप बनने वाले हो। भाभी प्रेग्नेंट हैं विद ट्विंस। अर्जुन ने जैसे काव्यांश की बात सुने ही नहीं थी। अर्जुन एकदम से बोलता है, वो सब तो ठीक है, मुझे ये बताओ कि डॉक्टर ने क्या बोला? शुभांगी ठीक? अर्जुन इतना ही बोलता है और उसे काव्यांश की कही हुई बातें याद आती हैं। अर्जुन काव्यांश बोलता है, क्या बोला तूने? तू सच बोल रहा है? मैं बाप बनने वाला हूँ। तू सच बोल रहा है? शुभांगी प्रेग्नेंट है और वो भी ट्विंस के साथ। तू सच बोल रहा है ना? इतना बोलकर अर्जुन काव्यांश के गले लग जाता है और काव्यांश भी अर्जुन को गले लगा लेता है। इस वक्त अर्जुन की आंखों में भी नमी झलक आई थी। अर्जुन बहुत ज्यादा दुखी था क्योंकि एक तरफ उसका दोस्त इस खुशी में उसके साथ शामिल नहीं था और दूसरी तरफ अर्जुन हर्ष को छोड़कर शुभांगी के पास जा भी नहीं सकता था। दूसरी तरफ नैना अपने कमरे में बैठी हुई रो रही थी। नैना का हाथ एक हथकड़ी से बंधा हुआ था, इसलिए नैना कहीं जा भी नहीं सकती थी। नैना को हर्ष की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। नैना हर्ष को देखना चाहती थी। नैना हर्ष के लिए बेचैन थी। नैना रोते हुए खुद से कहती है, मुझे माफ कर देना हर्षित जी, मैंने आपके साथ वो किया जो शायद कोई भी अपने प्यार के साथ नहीं करता, लेकिन मैं मजबूर थी, मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मेरे सारे अनाथ आश्रम के बच्चों की जान उसकी मुट्ठी में थी।
मैं जानती हूँ कि आपके दिल में मेरे लिए बेपनाह नफरत होगी और मैं शायद आपकी नज़रों में भी हमेशा के लिए गिर चुकी हूँ क्योंकि आकाश ने आपको ये बताया कि मैं उसकी रखेल थी। ये कलंक मैं शायद जिंदगी भर अपने माथे से कम ही ना मिटा पाऊँ। लेकिन मेरा ईश्वर जानता है कि आपके सिवाय मुझे किसी ने नहीं छुआ। जिस पल आपने मुझे छुआ, मैं उस पल से आपकी हो गई, हमेशा हमेशा के लिए। अब अगर किसी और ने जिस्म को हाथ लगाया तो वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। शुभांगी को दादी जी और आरती जी हॉस्पिटल लेकर आए थे। शुभांगी के टेस्ट हुए थे और टेस्ट रिजल्ट में पता चला था कि शुभांगी के बेबी एकदम हेल्दी हैं। डॉक्टर ने शुभांगी से बोला था कि थोड़ी देर में रिपोर्ट आ जाएंगी, तब तक के लिए आप बाहर इंतजार करें, मैं आपको बुला लूंगी। शुभांगी दादी और आरती जी के साथ बैठकर अपनी रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही थी। शुभांगी अपना फ़ोन ढूंढने लगती है लेकिन शुभांगी को अपना फ़ोन नहीं मिलता। शुभांगी अंजलि जी को बोलती है, माँ शायद मेरा फ़ोन अंदर ही रह गया, मैं अपना फ़ोन लेकर आती हूँ। शुभांगी अंदर जाने के लिए थोड़ा सा दरवाजा खोलती है कि तभी शुभांगी के कानों में कुछ ऐसा सुनाई देता है जिसे सुनकर शुभांगी की सांसें अटक जाती हैं। शुभांगी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। अर्जुन हॉस्पिटल में हर्ष के पास ही बैठा हुआ था कि तभी अर्जुन को हर्ष के अंदर थोड़ी सी मूवमेंट दिखाई देती है। अर्जुन डॉक्टर को बुलाता है तो डॉक्टर हर्ष को चेक करते हैं और फिर एक राहत की सांस लेकर अर्जुन को बोलते हैं, मिस्टर राठौर मिस्टर राणावत अब खतरे से बाहर हैं, उन्हें दवाइयों का काफ़ी है, हैवी डोज दिया गया है, इसलिए शायद वो अभी 24 घंटे और बेहोशी के आलम में रहे और उनके लिए यही सही रहेगा। क्योंकि मिस्टर राणावत को काफ़ी गहरी चोटें हैं उनके शरीर पर और अगर वो होश में आएंगे तो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो जितना आराम करेंगे उनके लिए उतना ही ठीक होगा, लेकिन 24 घंटे के बाद वो होश में आ जाएंगे। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं और फिर अर्जुन हर्ष को देखता है और हर्ष के हाथ को पकड़कर बोलता है, तू बस एक बार होश में आ जा मेरे यार, फिर मैं तेरे ही हाथों से उस आदमी को सजा दिलवा होगा जिसने तुझ पर वार करने की हिम्मत की है। बाकी सबको तो मैं मौत के घाट उतार चुका हूँ, लेकिन जो तेरे असली गुनहगार हैं उन्हें मैंने अभी अपनी कैद में रखा है। एक को तो मैं रोज टॉर्चर कर रहा हूँ, लेकिन एक की सजा तुझे खुद ही डिसाइड करनी होगी। दूसरी तरफ प्रीति को पता चल चुका था कि शुभांगी हॉस्पिटल गई है चेकअप के लिए। तभी प्रीति ने एक प्लान बनाया था और प्रीति डॉक्टर से बात कर रही थी और तभी दूसरी तरफ से शुभांगी केबल में अंदर आने को ही थी कि तभी शुभांगी उस डॉक्टर की बातें सुन लेती है जो प्रीति से बात कर रही थी। हेलो डॉक्टर राठी, अभी एक लड़की आपके पास चेकअप के लिए आएगी। मैसेज, शुभांगी राठौर। तभी डॉक्टर बोलती है, हाँ, वो अभी आई थी और उनका चेकअप भी हो गया है। उनके दोनों बेबीज बिल्कुल ठीक हैं और एकदम हेल्दी हैं। बस कुछ ही देर में उनकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। देखिए डॉक्टर, मैं मिस्टर राठौर की पर्सनल असिस्टेंट बोल रही हूँ और मिस्टर राठौर ने कहा है कि आप शुभांगी को बिना बताए उनका अबॉर्शन कर दीजिए क्योंकि मिस्टर राठौर उनसे कोई भी बच्चा नहीं चाहते हैं और वो कुछ ही दिनों में मिसेज राठौर को डिवोर्स देने वाले हैं। तभी शुभांगी डॉक्टर के केबिन का दरवाजा खोलती है और शुभांगी को डॉक्टर की आवाज़ सुनाई देती है, यह आप क्या बोल रही हूँ? मिस्टर राठौर ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक माँ से उसके बच्चों को बिना बताए कैसे छीन सकते हैं? उनका दिल इतना पत्थर कैसे हो सकता है कि वह अपने ही बच्चों को बिना उसकी माँ को बताए मार देना चाहते हैं? डिवोर्स देने वाले हैं तो क्या हुआ, वो ऐसा नहीं कर सकते। तभी प्रीति डॉक्टर को बोलती है, जितना बोला गया है उतना ही कीजिए। आप जानती हैं ना कि आप किसके हुक्म को ना बोल रहे हैं। अगर आप इस राजस्थान में रहना चाहती हैं तो राजस्थान के राजा से पंगे ना लें और जैसा बोला गया है वैसा ही करें। तभी डॉक्टर डर जाती है और बोलती है, ठीक है, जैसा वह कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। हम उनका अबॉर्शन कर देंगे, लेकिन अभी हम उनका अबॉर्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी वो यहाँ से चेकअप करा चुकी हैं। लेकिन जब वो अगली बार अपना चेकअप कराने आएंगी तब हम उनका अबॉर्शन कर देंगे। डॉक्टर की बातें सुनकर शुभांगी का दिल बैठ जाता है और शुभांगी अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी भरी आंखों से उस डॉक्टर को देख रही थी। फिर शुभांगी
दरवाजे पर नॉक करती है तो डॉक्टर पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे शुभांगी खड़ी थी। शुभांगी को देखकर डॉक्टर एकदम से डर जाती हैं और फिर मुस्कुराकर शुभांगी को बोलती हैं, अरे मैम आप, हाँ आपकी रिपोर्ट आ गई है, आप रिपोर्ट लेकर जा सकते हैं और आपको ना अगले हफ्ते ही दोबारा चेकअप कराने के लिए हमारे पास आना होगा। शुभांगी बिना कुछ कहे ही अपनी रिपोर्ट डॉक्टरनी के हाथों से ले लेती हैं और फिर अपना फ़ोन भी वहां से लेकर चुपचाप चली जाती हैं। सारे रास्ते शुभांगी के कानों में बस डॉक्टर की कही हुई बातें ही गूंज रही थी और शुभांगी अपने दिल को संभाले बस बैठी हुई थी। शुभांगी एक जिंदा लाश की तरह बैठी हुई थी, ना उसके चेहरे पर कोई दुख दिखाई दे रहा था और ना ही कोई खुशी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने शुभांगी के जिस्म से उसकी जान को अलग कर दिया हो। रात हो चुकी थी और बारात के आने का समय हो गया था। पूरी हवेली में इस वक्त शोरगुल मचा हुआ था। सभी लोग तैयार होकर गार्डन में इधर उधर घूम रहे थे। सभी लोग किसी ना किसी काम में बिजी थे। शुभांगी आज एक नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार हुई थी। शुभांगी ने लाल कलर की बनारसी साड़ी पहनी हुई थी और उस पर शुभांगी ने पूरा सांच और श्रृंगार किया था, जिस पर शुभांगी बहुत सुंदर लग रही थी। शुभांगी बाकी सभी लोगों के साथ नीचे ही थी और शुभांगी सभी लोगों के साथ बस छोटा मोटा हंसने का ड्रामा कर रहे थे। शुभांगी ने अपने दिल में एक अलग ही बेचैनी को पाल रखा था और शुभांगी के मन में भी बहुत सारी उधेड़बुन चल रही थी। प्रिया और प्रिया का होने वाला पति स्टेज पर बैठे हुए थे और सभी लोग उन्हें बधाई दे रहे थे। और तभी वहां पर कुछ राजस्थानी औरतें राजस्थानी लिबास पहने डांस करने आते हैं और फिर एक बहुत ही प्यारा डांस करती हैं। डांस खत्म होने के बाद सभी लोग तालियां बजाकर उनको बधाई देते हैं। तभी कुछ औरतें आरती जी को बोलते हैं, अरे भाभी जी आपकी बहू भी तो बहुत अच्छा गाती है। हमने जब अर्जुन की शादी उसकी बहन से होने वाली थी तो हमने उनका गाना सुना था। मेहंदी में कितना अच्छा गाना गाया था। उन्होंने उनको बोलिए ना एक बार फिर से अपना गीत सुनाए, कोई भी गीत। सभी के बोलने पर आरती जी शुभांगी को गाना गाने के लिए बोलती हैं और सभी को कहने पर ही शुभांगी गाना गाने के लिए तैयार हो जाती हैं और अपने टूटे दिल को संभालते हुए शुभांगी गाना गाती हैं। पहले सभी बंजारन गाना गाना शुरू करती हैं। किसी ने सच ही कहा है, बुरा हो इन बैरन अंखिया का हो, जो कर बैठी नादानी हो, पहले आग लगाई दिल में हो और फिर बरसाए पानी, इश्क ना करना, इश्क ना करना, इश्क ना करना। शुभांगी अपने आप के आंसुओं को पूछते हुए अपना गाना शुरू करते हैं। ओ पिया लगी लगन, पिया 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 लगी लगन बस तेरे नाम की, पिया लगी लगन बस तेरे नाम की, तुझ पे बलिहारी जाओ कसम राम की, पिया लगी लगन, पिया 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 लगी लगन बस तेरे नाम की, पिया लगी लगन बस तेरे नाम की, तुझ पे बलिहारी जाओ कसम राम की, तुझ पे बलिहारी जाओ कसम राम की। शुभांगी लाख कोशिश करने के बाद उसने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी और लेकिन सभी लोग शुभांगी के गाने को बहुत एंजॉय कर रहे थे। शुभांगी अपने मंगलसूत्र को पकड़कर आगे की लाइन जाती है, मेरा सिंदूर है, मेरा श्रृंगार है, तू मेरी धड़कने, तू मेरा प्यार है। रब से बस एक सौगत मांगू पिया, हर जन्म में तेरा साथ मांगू पिया। मैंने हर सांस पे नाम तेरा लिखा, तुझ पे बलिहारी जाओ कसम राम की, तुझ पे बलिहारी जाओ कसम राम की। सभी बंजारन आगे की लाइंस को एक साथ गाने लगती हैं। लगी रे लागी 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 लागी, लगी लगी सब कहें ये लगी बुरी बला, लगी लगी सब कहें ये लगी बुरी बला, दिल के दुश्मन इस लागे पर किसका जोर चला। शुभांगी अपने मन में सोचती है, एक बात बोल देते आप हमसे, हम बिना कुछ कहे आपकी जिंदगी से चले जाते। शुभांगी अपनी सोच में होती है कि तबीयत कुछ बंजारन शुभांगी को आकर होश में लाते हैं और इशारों से ही उससे आगे की लाइन लाने के लिए बोलते हैं। शुभांगी अपने आंसू छुपाकर आगे की लाइन गाती है, मुझ पे छाई है कैसी ये दीवानगी, मैंने मन तुझे अपना भगवन जी राम जी राम जी राम जी राम, मुझको सौगंध सजन मेरे राम की, राम जी राम जी राम जी राम, बिन तेरे मैं नहीं अब किसी काम की, तेरी दहलीज पे ओ तेरी दहलीज पे। डैम ये निकले मेरा। शुभांगी की आंखों के उदासी दादी जी से छुप नहीं पाती हैं।
लेकिन फिर दादी जी बोलती हैं कि शायद इस टाइम पर शुभांगी को अर्जुन की याद आ रही है, क्योंकि कोई भी औरत जब वह गर्भवती होती है तो अपने पति को अपने पास देखना चाहते हैं, और शायद शुभांगी भी अर्जुन का इंतजार कर रही है। तेरी दहलीज पे डैम यही निकले मेरा, तुझ पे बलिहारी जाओ कसम राम की, तुझ पे बलिहारी जाओ कसम राम की। वो वीडियो और डॉक्टर की कही हुई बातें सभी चीज शुभांगी के दिमाग में घूमने लगती हैं। शुभांगी चाहकर भी अपनी आंखों की नमी और अपने गले के भारीपन को छुपा नहीं पाई थी, और फिर शुभांगी का थोड़ा उल्टी जैसा मन हो जाता है तो शुभांगी वहां से जाने लगती है। शुभांगी एक तरफ जाकर उल्टी करने लगती है, लेकिन तभी शुभांगी को सुनाई देता है कि कुछ आदमी आपस में बात कर रहे थे। अरे आज शादी की रात है और इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। सभी लोग शादी में व्यस्त होंगे और यही मौका है उस लड़की को जान से मारने का, क्योंकि कुंवर सा वो बच्चे नहीं चाहते हैं, इसीलिए वो उस लड़की से छुटकारा पाना चाहते हैं, और हमें आज की रात ही उस लड़की का काम तमाम करना होगा। शुभांगी डर कर अपने दोनों हाथों को अपने पेट पर रख लेती है। शुभांगी को अपनी मौत का डर नहीं था, डर था तो सिर्फ बच्चों के लिए, क्योंकि एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन एक माँ उसके बच्चों पर जरा सी भी आ जाए तो बर्दाश्त नहीं कर पाती। शुभांगी को डर सिर्फ अपने बच्चों का था, इसीलिए शुभांगी दबे पांव बस हवेली से बाहर निकल जाती है। इश्क ना करना, 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 इश्क ना करना। शुभांगी बिना सोचे समझे बस सड़क पर भाग रही थी, और तभी शुभांगी क्यों अपने पीछे से गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है। शुभांगी ऐसे ही सड़क पर भाग रही थी कि तभी शुभांगी को अपने पीछे से गोली चलने की आवाज आती है। शुभांगी के पैर एकदम से रुक जाते हैं और शुभांगी डरते हुए पीछे मुड़कर देखती है तो शुभांगी की डर से गला ही सूख जाता है, क्योंकि शुभांगी जमीन पर कुछ लोगों की लाशें देखते हैं जिनके सर से गोली लगने की वजह से खून बह रहा था और उनकी आंखें खुली हुई थी। शुभांगी यह नज़ारा देखकर डर जाते हैं। शुभांगी जब सामने देखती है तो और भी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि सामने 4 गाड़ियां थी जिनमें काले कपड़े पहने आदमी थे और उन सब के हाथों में बंदूकें थी। और फिर चारों गाड़ियां एक साइड हो जाती हैं और बीच में से एक शानदार कार निकल कर आती है जिसमें अर्जुन बैठा हुआ था। अर्जुन के हाथ में भी गन थी और अर्जुन के चेहरे पर खून की छींटें लगी हुई थी। अर्जुन गुस्से में चिल्लाते हुए शुभांगी को बोलता है, शुभांगी जहां हो वहीं रुक जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। अर्जुन को इस अवतार में देखकर आज शुभांगी को अर्जुन से बहुत ज्यादा डर लग रहा था और शुभांगी डर से भागने लगती है, जिसे देखकर अर्जुन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अर्जुन को गुस्सा इस बात से था कि शुभांगी उससे डर रही थी, उससे बचकर भाग रही थी। तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है जिससे शुभांगी की आंखें खुल जाती हैं। फ्लैशबैक एंड शुभांगी देखती है कि 5 बजे बज रहे थे और कोई दरवाजा बजा रहा था। फिर शुभांगी की नज़र अर्जुन पर जाती है, जो इस वक्त शुभांगी के ऊपर हमेशा की तरह आधे से ज्यादा लेटा हुआ था, और अब बार बार दरवाजा बजाने की आवाज़ सुनकर अर्जुन की माथे पर बल पड़ने लगते हैं। अर्जुन गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, अगर दोबारा दरवाजा बजाना तो मौत के घाट उतार दूंगा। अर्जुन गुस्से में था क्योंकि पिछले 4 दिनों से ना तो अर्जुन ने आराम किया था और ना ही अर्जुन सोया था। अर्जुन का सुकून कहीं खो गया था और इस वक्त अर्जुन को वही सुकून शुभांगी की बाहों में मिल रहा था। अर्जुन की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर दरवाजे वाला इंसान दरवाजा बजाना बंद कर देता है और शिवांगी के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है कि यह इंसान कभी भी गुस्सा करना नहीं छोड़ सकता, छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा उतारने लग जाता है। फिर शुभांगी धीरे से अर्जुन से अलग होने की कोशिश करती है तो अर्जुन को शुभांगी पर भी गुस्सा आ जाता है और अर्जुन शुभांगी को अपनी बाहों में और भी ज्यादा कसते हुए गुस्से से शुभांगी को बोलता है, अगर तुमने एक भी इंच हिलने की कोशिश भी की ना तो मैं फिर से शुरू हो जाऊंगा और फिर से तुम्हें मुझे झेलना पड़ेगा। अर्जुन की धमकी सुनकर शुभांगी जैसी थी वैसी की वैसी ही रह जाती है, क्योंकि अर्जुन को दोबारा झेलने की हिम्मत शुभांगी के अंदर नहीं थी।
शुभांगी कुछ देर तक तो ऐसे ही लेती रहती है। फिर शुभांगी का जी मिचलाने लगता है और उसे उल्टियां का सा मन हो जाता है। शुभांगी हिम्मत करके अर्जुन को बोलती है, सुनिए 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 ना। अर्जुन अपनी अलसाई की आवाज में बोलता है, क्या हुआ जान, क्यों नींद खराब कर रही हो? मैं बहुत थका हुआ हूँ और 4 दिन से नहीं सोया। शुभांगी, हम कब आपकी नींद खराब कर रहे हैं? आप सो जाए आराम से, बस हमें जाने दीजिए। अब अर्जुन इरिटेट होकर बोलता है, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तुम्हें पता है ना कि मुझे तुम्हारे बगैर नींद नहीं आएगी, तो आराम से सोने दो ना, क्यों परेशान कर रही हो? शुभांगी थोड़ा हिचकी चाहते हुए बोलती है, वो हमारी तबीयत कुछ हमें ठीक नहीं लग रही, हमें उल्टी जैसा मन हो रहा है। शुभांगी की बात सुनकर अर्जुन हैरानी से शुभांगी को देखने लगता है और फिर शुभांगी को अपनी पकड़ से आज़ाद कर देता है। अर्जुन की पकड़ से आज़ाद होते ही शुभांगी बिल्कुल 100 की स्पीड से वॉशरूम में भागती है और उल्टी कर देती है। अर्जुन शुभांगी को हैरानी से देखता रह जाता है और फिर शुभांगी थोड़ी देर में वॉशरूम से बाहर आती है तो अर्जुन देखता है कि शुभांगी की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब लग रही थी। शुभांगी पूरी पसीने से भीगी हुई थी। अर्जुन एकदम से शुभांगी के पास आता है और शुभांगी से पूछता है, क्या हुआ जान, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, चलो हम हॉस्पिटल जाते हैं। शुभांगी अर्जुन को समझाते हुए बोलती है, नहीं, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने डॉक्टर से इस बारे में बात की थी तो डॉक्टर ने हमें बताया था कि प्रेगनेंसी में ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं, हम थोड़ा सा आराम कर लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। शुभांगी की बात सुनकर अर्जुन शुभांगी को अपनी गोद में उठा लेता है और फिर बिस्तर पर आराम से लेट आते हुए बोलता है, ठीक है, तो तुम आराम करो और तुम्हें बिल्कुल भी कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम बस आराम करोगी, ठीक है? शुभांगी आराम से बिस्तर पर लेट जाती है और फिर शुभांगी थोड़ा सा जी जागते हुए अर्जुन को बोलती है, वो हमें पाव भाजी खानी है, हमारा पाव भाजी खाने का बहुत मन कर रहा है। शुभांगी की बातें सुनकर अर्जुन हैरानी से शुभांगी को देखने लगता है और फिर हल्का सा मुस्कुरा कर शुभांगी को बोलता है, जान, इस हालत में इस तरह का ऑयली और मसाले वाला खाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। शुभांगी थोड़ा सा उदास होकर बोलती है, पर हमें खाना है, हमारा बहुत मन कर रहा है। अर्जुन, नहीं जान, ऐसा खाना बीवी के लिए ठीक नहीं है। शुभांगी जिद करते हुए, नहीं, हमें पाव भाजी ही खानी है और अभी खानी है। अर्जुन शुभांगी को हल्का सा डांटते हुए बोलता है, जान, ये कैसे जिद लगा रखी है? तुम्हें भूख लगी है तो मैं तुम्हारे लिए सूप मंगाता हूँ, लेकिन तुम्हें इस तरह की चीजें नहीं खाओगी। शुभांगी भी गुस्से में बोलती है, हमें सूप नहीं पीना, अपना सरासा सूप आप खुद ही पीजिए, हमें तो बस पाव भाजी खानी है और अभी के अभी खानी है। अर्जुन गुस्से में बोलता है, मैंने कहा ना जान कि ऑयली खाना तुम्हारे लिए और बेबी के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी तुम। अर्जुन की बात को शुभांगी बीच में काटते हुए बोलती है, अब आपके बच्चों का मन ही जब पाव भाजी कर खाने का कर रहा है तो इसमें हम क्या करें, जब आपके बच्चे इतने चटोरे हैं। इतना बोलकर शुभांगी की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ जाते हैं, जिन्हें देखकर अर्जुन एकदम से बोलता है, जान, रो क्यों रही हो? अच्छा ठीक है, तुम्हें पाव भाजी खानी है, मैं तुम्हारे लिए पाव भाजी मंगवा दूंगा। फिर शुभांगी मासूमियत से बोलती है, आइसक्रीम भी। शुभांगी इस वक्त एकदम छोटे बच्चे की तरह क्यूट और मासूम लग रही थी। शुभांगी पहली बार अर्जुन से किसी चीज के लिए डिमांड कर रही थी और ये देखकर आज उनके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी स्माइल आ जाती है। शुभांगी के जिद करने पर अर्जुन शुभांगी के लिए पाव भाजी मंगा देता है और शुभांगी किसी बच्चे की तरह पाव भाजी खा रही थी और शुभांगी बहुत ही जल्दी जल्दी खा रही थी, जिससे शुभांगी को खाते हुए फंदा लग जाता है। तो अर्जुन शुभांगी को पानी पिलाते हुए बोलता है, आराम से जान, इतनी भी जल्दी क्या है खाने की? तुम तो ऐसे खा रहे हो जैसे कि तुमने ऐसा खाना कभी पहले खाया ही ना हो, या फिर दोबारा तो मैं खाने को मिलेगा ही नहीं। शुभांगी पानी पीते हुए बोलते हैं, नहीं,
ऐसी बात नहीं है कि यह सारा खाना हमने कभी नहीं खाया। जब हम ऑस्ट्रेलिया में थे ना, तब पापा हमारे लिए हर संडे को ऐसा ही इंडियन खाना बनाया करते थे और पापा ने हमें भी खाना बनाया ना सिखाया था। लेकिन मम्मी पापा के जाने के बाद हम इंडिया आ गए थे और इंडिया में बड़ी माँ कम ही ऐसा खाना बनाया करती थी। जब भी घर में पार्टी या कोई त्योहार होता था तब बड़ी माँ ऐसा खाना बनवाया करती थी, लेकिन बड़ी माँ ये सब खाना हमें नहीं दिया करती थी। जब हम छोटे थे तो छुपकर ऐसा खाना खा लिया करते थे, लेकिन फिर भी बड़ी माँ को हमेशा पता चल जाता था और फिर बड़ी माँ अमन भैया से कहकर हमारी पिटाई करवाया करती थी। शुभांगी की बातें सुनकर अर्जुन को बहुत गुस्सा आता है शिवांगी की बड़ी माँ पर, लेकिन अर्जुन अपने गुस्से को शांत करके अपने हाथ से शुभांगी को पाव भाजी खिलाने लगता है। अर्जुन शुभांगी को खाना खिलाते हुए अपने मन में बोलता है, तुमने जितना दर्द बर्दाश्त करना था तुम कर चुकी, अब तुम्हें कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात है, अगर किसी ने ऐसी गलती से भी गलती की तो मैं उसे इस दुनिया से ही गायब करा दूंगा। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में हर्ष को होश आ चुका था और हर्ष सभी परिवार वालों को अपने आसपास देखता है तो हर्ष मुस्कुराकर आरती जी से बोलता है, कैसी हो माँ? हर्ष की बात सुनकर आरती जी हर्ष को बोलती हैं, पागल, ये बात तो हमें तुझसे पूछनी चाहिए कि तू कैसा है, और तू है कि हमें से पूछ रहा है हम कैसे हैं? हर्ष अपने चेहरे पर दर्द जताते हुए बोलता है, अरे माँ बहुत दर्द हो रहा है, अब क्या करूँ, हूँ तो एक मर्द ना, अब औरतों के सामने रो गा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इसीलिए क्वेश्चन अवॉइड कर रहा था। हर्ष की बात सुनकर सभी के चेहरे पर हंसी छा जाती है। तभी दादी बोलती हैं, अरे नैना कहाँ है? 2 दिन हो गए हमने नैना को देखा ही नहीं, कहाँ है नैना? नैनो का जिक्र सुनते ही हर्ष के चेहरा गुस्से से काला पड़ जाता है, लेकिन हर्ष सबके सामने अपने गुस्से को छुपाते हुए बोलता है, दादी आपकी होने वाली बहू शायद घर गई है, आ जाएगी कुछ ही समय में, वैसे अर्जुन कहाँ है? तभी काव्यांश बोलता है, अर्जुन भैया घर गए हैं, वो 4 दिन से यही हॉस्पिटल में थे तो इसीलिए अर्जुन भैया को हमने घर भेज दिया है, थोड़ा आराम करने के लिए, और शुभांगी भाभी को भी इस वक्त उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शुभांगी को अर्जुन की ज़रूरत है, ये सुनकर हर्ष थोड़ा परेशान हो जाता है और परेशान वाले लहजे से काव्यांश से पूछता है, भाभी को अर्जुन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है से क्या मतलब है तुम्हारा? भाभी ठीक तो है ना, उन्हीं कुछ हुआ तो नहीं है ना? तभी दादी बोलती है, अरे भाभी ठीक है तुम्हारी, लेकिन अभी तुम चाचा बनने वाले हो और अर्जुन बाप, तो इसीलिए शुभांगी को अर्जुन की ज़रूरत है। दादी की बात सुनकर हर्ष खुश होते हुए बोलता है, क्या दादी सच बोल रही हो? मैं चाचा बनने वाला हूँ। सभी लोग अपनी गर्दन हाँ में हिला देते हैं और हर्ष एकदम से बैठने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हर्ष के सर में बहुत जोर से दर्द होता है और हर्ष वापस से अपने बिस्तर पर लेट जाता है और बोलता है, इन गुंडों को भी अभी पंगा लेना था, मेरे से कुछ टाइम बाद ही ले लेते, कम से कम अपने दोस्त की खुशी में नाच तो सकता था। हर्ष की बातें सुनकर फिर से सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और आरती जी हर्ष को वापस से आराम से लेट आते हुए बोलती हैं, ठीक हो जाओ, तो नाच भी लेना, लेकिन अभी तो आराम करो, ठीक है? ऐसे ही हंसते बोलते पूरा परिवार हर्ष के साथ दिन गुजरता है और शाम को काव्यांश सभी को घर भेज देता है और खुद वहां पर रुक जाता है। रात के 8 बजे काव्यांश खाना खाने के बाद हर्ष को पानी देते हुए बोलता है, भाई आपको आधे घंटे बाद दवाई खानी है, लेकिन तब तक के लिए आप आराम करो। तभी हर्ष एकदम सपाट लहजे में काव्यांश से पूछता है, नैना कहाँ है? काव्यांश भी एकदम सीरियस होते हुए हर्ष को बताता है, नैना भाभी घर पर ही है, अर्जुन भैया ने नैना भाभी को अपनी हवेली पर रखा हुआ है। हर्ष गुस्से में बोलता है, वो तुम्हारी भाभी नहीं है, और हाँ मुझे वो अभी यहाँ पर इसी वक्त 10 मिनट के अंदर अंदर चाहिए। काव्यांश पर भैया इस वक्त। तभी हर्ष काव्यांश की बात को बीच में काटते हुए बोलता है, मैंने कहा अभी के अभी मुझे नैना चाहिए, 10 मिनट के अंदर नैना ही यहाँ होनी चाहिए।
काव्यांश अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर अपना फोन लेकर बाहर चला जाता है और किसी को फोन पर नैना को हॉस्पिटल लाने के लिए बोलता है। काव्यांश ने अर्जुन को भी फोन कर सब कुछ बता दिया था। लगभग 30 मिनट बाद ही नैना हर्ष के रूम के बाहर खड़ी थी, लेकिन नैनो की अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन नैना हर्ष को देखना भी चाहती थी। नैना हिम्मत करके दरवाजा खोलकर अंदर जाती है तो हर्ष अपनी नजरें गड़ाए दरवाजे को ही देख रहा था। जब नैना अंदर आती है तो हर्ष का चेहरा गुस्से से काला पड़ जाता है। हर्ष को इस तरह से खुद को घूरता पाकर नैना डर जाती है और डर से कांपने लगती है। नैना दरवाजा खोलकर अंदर जाती है तो हर्ष गुस्से में उसे ही घूम रहा था और जैसे ही हर्ष की नज़र नैना पर पड़ती है तो हर्ष के चेहरे पर एक खतरनाक शैतानी मुस्कान आती है। आइए मिस नैना, आपको नैना कहना ठीक रहेगा। हर्ष एकदम सीरियस फेस बनाकर और गुस्से में, आपको आकाश मित्तल की रखैल कैसे बनाया जाए? हर्ष की बात सुनकर नैना कुछ नहीं कहती, बस अपना सर झुकाकर खड़ी रहती है। जब हर्ष देखता है कि नैना कोई भी रिजेक्ट नहीं कर रही है तो हर्ष का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। हर्ष गुस्से में नैना को अपने पास बुलाता है। नैना डरते डरते हर्ष के पास जाती है। जैसे ही नैना हर्ष के पास पहुंचते हैं तो हर्ष नैना का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। नैना हर्ष के ऊपर जाकर गिरती है, लेकिन तभी हर्ष की दर्द से आह निकल जाती है। लेकिन जब नैना हर्ष की आवाज़ सुनती है तो नैना एकदम से हर्ष से पूछती है, क्या हुआ, दर्द हो रहा है? आपको ऐसे हाथ पकड़कर खींचने की क्या ज़रूरत थी? मैं आ रही थी ना आपके पास। एक तो वैसे ही इतनी चोट लगी हुई है और अब दुखा अपनी चोट दिखाओ, मुझे कहाँ दर्द हो रहा है? नैना की बात सुनकर हर्ष हैरानी से नैना को देखता है और फिर गुस्से में बोलता है, बंद करो ये अपना नाटक तो ऐसे कर रही हो जैसे कितनी फिक्र है तुम्हें मेरी। वैसे अपना ये झूठा नाटक दिखाकर अब तक कितने लोगों को फंसा चुके हो? वैसे मानना पड़ेगा, नाटक में तो तुम्हारा कोई जवाब ही नहीं है। बीच सड़क पर क्या ड्रामा किया था? सती सावित्री बनने का तुम्हारे साथ जबरदस्ती हो रही है, बदतमीजी की जा रही है। लेकिन हर्ष थोड़ा हंसते हुए, वहां तो ड्रामा चल रहा था मुझे फंसाने के लिए। वाह, अरे नहीं, नाटक करना तो तुम्हारी फितरत है। मुझे तो तुमसे ये पूछना चाहिए कि अब तक उस आकाश के लिए कितने लोगों के साथ सो चुकी हो? वैसे मैंने भी तुम्हें इसी काम के लिए बुलाया है। वो क्या है ना, मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगी है, वो भी तुम्हारी मेहरबानी से तो। और आप बिस्तर पर पड़े पड़े मेरा मन नहीं लग रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एंटरटेन करो। हर्ष की कही गई बातें नैना को बहुत ही ज्यादा चुभ रही थी, लेकिन नैना कुछ नहीं बोल रही थी। लेकिन अब नैना हैरानी से हर्ष को देख रही थी। हर्ष गुस्से में चिल्लाते हुए, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैंने तुमसे क्या कहा? अपनी बातें रिपीट करना पसंद नहीं है मुझे। नैना डर से 2 कदम पीछे हो जाती है और डरते हुए पूछती है, मैं आपको कैसे? नैना इतना बोलकर चुप हो जाती है और हर्ष गुस्से में बोलता है, कपड़े उतारो अपने। हर्ष की बात सुनकर नैना हैरानी से हर्ष को देखने लगती है। हर्ष गुस्से में फिर से चलाते हुए बोलता है, आई सेड रिमूव योर क्लोथ्स। नैना कसकर अपने कपड़ों की मुट्ठी बनाकर सर झुकाकर खड़ी हो जाती है और अब नैना की आंखों से आंसू बहने लगे थे। जब हर्ष देखता है कि नैना अभी भी अपने कपड़े नहीं उतार रहे हैं तो हर्ष गुस्से में बोलता है, लगता है खुद से कपड़े उतारने की आदत नहीं है तुम्हारी। अब तो दूसरों ने ही उतारे होंगे ना कपड़े तुम्हारे, कोई बात नहीं। तुम कहो तो मैं भी अपने आदमी को बुला लेता हूँ ताकि वो तुम्हें तुम्हारे कपड़े उतारने में मदद कर सके। तुम कहो तो काव्यांश को बुला लो, बाहर ही खड़ा है। हर्ष की बात सुनकर नैना के आंखों से आंसू अब और भी तेज रफ्तार से बहने लगते हैं और नैना अपनी भरी आंखों से हर्ष को देखने लगते हैं। हर्ष गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, कपड़े उतारती हो या नहीं? हर्ष के चिल्लाने से नैना डर से कांप जाती है और फिर नैना धीरे धीरे अपना टॉप उतारने लगती है और धीरे से अपना टॉप उतारकर ऐसे ही खड़ी हो जाती है। नैना ने ब्लू टॉप और वाइट जीन्स पहनी हुई थी और अब नैना ब्लू कलर की ब्रा और वाइट जीन्स में खड़ी थी। हर्ष गुस्से में, सुनाई कम देता है तुम्हें? नैना फिर धीरे धीरे अपनी जीन्स के बटन खोलकर अपने जीन्स उतारने लगती है।
और अब नैना अपने ब्लू कलर के इनरवेयर में खड़ी थी। हर्ष नैना को ऊपर से नीचे तक देखता है और फिर अपनी 2 उंगली के इशारे से नैना को अपने पास बुलाता है। नैना डरते हुए धीरे धीरे कदमों से हर्ष के पास जाती है। नैना हर्ष के पास आकर सर झुकाकर खड़ी हो जाती है तो हर्ष नैना से बोलता है, नाउ सेड्यूस मी। नैना एकदम हैरान होकर हर्ष को देखने लगते हैं। हर्ष नैना को अपनी तरफ ऐसे हैरानी से देखता हुआ पागल बोलता है, ऐसे क्या देख रही हो? अरे हाँ, तुम चिंता मत करो, पैसों की टेंशन मत लो। तुम पैसे आकाश मित्तल से ज्यादा ही दूंगा मैं, बल्कि तुम जितना बोलोगे उससे ज्यादा ही दूंगा मैं। और अब नैना को भी गुस्सा आ जाता है। नैना गुस्से में बोलती है, बस बहुत हो गया हर्षित सर, अब और नहीं। आकाश में मेरे बारे में 2 शब्द आपको क्या बोल दिए, आपने उसी की बातों पर विश्वास कर लिया। बस यही था आपका प्यार कि किसी ने आपको आकर कुछ भी बोल दिया और आपने उस पर विश्वास कर लिया। बातें तो आपने भी बहुत बड़ी बड़ी करी थी और आज जरा सा किसी ने आकर कुछ बोल दिया, सारी बातें हवा हो गई आपकी। नैना की बातें सुनकर हर्ष को बहुत गुस्सा आता है। हर्ष नैना का हाथ पकड़कर नैना को अपने बिस्तर पर खींचता है और गुस्से में उसके ऊपर आकर उसके दोनों हाथों को पकड़कर बेड में दबाते हुए शांत मगर सर्द आवाज में बोलता है, अगर किसी ने कुछ बोला होता तो विश्वास नहीं करता मैं, लेकिन धोखा दिया है। तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी और आकाश के साथ मिलकर मैंने खुद से वादा किया था कि किसी भी दर्द तकलीफ हो तुम्हारे पास नहीं आने दूंगा, लेकिन तुमने। इतना बोलकर हर्ष अपनी बात को अधूरी छोड़ देता है और फिर आगे बोलता है, लेकिन अब मैं तुम्हें बताऊंगा असली दर्द क्या होता है। इतना बोलकर हर्ष नैना के होठों पर अपने होंठ रख देता है और बहुत ही बेरहमी से उसे चूमने लगता है। जब हर्ष नैना को उसके कपड़े उतारने के लिए बोल रहा था तो अर्जुन भी हॉस्पिटल आया था हर्ष से मिलने के लिए, लेकिन जैसे ही अर्जुन दरवाजा खोलने वाला था तो अर्जुन को अंदर से आवाज आती है, हर्ष नैना के कपड़े उतारने के लिए बोल रहा है। तो अर्जुन अंदर नहीं जाता, अर्जुन बाहर ही रुक जाता है। अर्जुन कुछ सोचकर डॉक्टर के केबिन में जाता है और डॉक्टर से पूछता है कि हर्ष कैसा है। डॉक्टर अर्जुन का बताते हैं, हर्ष सर अब बिल्कुल ठीक है, उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। हर्षित सर बिल्कुल ठीक है, 1 हफ्ते बाद आप चाहे तो उन्हें घर भी लेकर जा सकते हैं। फिर अर्जुन हॉस्पिटल के ही एक वीआईपी रूम में चला जाता है, क्योंकि अर्जुन हाउस के कमरे में नहीं जा सकता था। अर्जुन को पता था कि इस वक्त हर्ष नैना पर गुस्सा है और जब तक हर्ष नैना पर अपना गुस्सा नहीं उतारेगा तब तक हर्ष का गुस्सा शांत नहीं होगा। और जैसे कि नैना में हर्षित को धोखा दिया है तो हर्षित का गुस्सा होना भी सही था। इसीलिए अर्जुन आज की रात वीआईपी रूम में रहने का ही सोचता है। दूसरी तरफ हर्ष के कमरे में हर्ष नैना को बहुत ही बेरहमी से किस कर रहा था और साथ ही नैना की कमर को भी बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था। नैना के गोरे बदन पर हर्ष की उंगलियों के निशान बनते जा रहे थे। हर्ष नैना की कमर को सहलाने लगता है और फिर हर्ष का हाथ नैना की ब्रेस्ट पर भी आ जाता है। हर्ष नैना की ब्रेस्ट को उसकी ब्रा के ऊपर से ही सहलाने लगता है। हर्ष 20 मिनट बाद नैना के होठों को छोड़कर उसकी गर्दन को चूमने लग जाता है। हर्ष के छोड़ने पर नैना लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को नॉर्मल करने लगती हैं। लेकिन तभी हर्ष नैना की एक जोरदार चीज पूरे कमरे में गूंज जाती है, क्योंकि हर्ष नैना की क्लीवेज पर बहुत जोर से काटता है और एक हाथ से नैना की ब्रेस्ट को बहुत ही जोर से दबाता है। लेकिन तभी नैना का ध्यान रहता है कि हर्ष के हाथ से जहां पर ड्रिप लगी हुई थी वहां से खून निकलने लगा है। नैना परेशानी से हर्ष का हाथ पकड़ते हुए हर्ष को बोलती है, हर्ष आपके हाथ से खून निकल रहा है, छोड़िए मुझे। फिर नैना का ध्यान हर्ष के चेहरे पर जाता है। हर्ष के चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि हर्ष इस वक्त कितने दर्द में है। नैना जल्दी से हर्ष से खुद को छोड़ आती है और फिर नैना हर्ष के हाथ को देखती है जहां से खून निकल रहा था। फिर नैना का ध्यान हर्ष के कंधे पर भी जाता है जहां पर टांके लगे हुए थे, लेकिन अभी वो टांके खुल गए थे और वहां से भी खून निकल रहा था। हर्ष को इस तरह से दर्द में और खून निकलता हुआ देखकर नैना का दिल बैठ जाता है। नैना जल्दी से अपना टॉप पहनती है और कमरे से बाहर चली जाती है। हर्ष नैना को ही देख रहा था।
नैना थोड़ी देर बाद ही कमरे में आती है तो नैना के हाथ में ड्रेसिंग का सारा सामान था। नैना हर्ष के पास जाकर हर्ष के कंधे का घाव साफ करने लगती है। हर्ष नैना को ही अपनी हैरान नजरों से देख रहा था। फिर हर्ष नैना से पूछता है, ये सब दिखावा किस लिए कर रही हूँ? मुझसे बचने के लिए। लेकिन अब तुम कुछ भी कर लो, मुझसे नहीं बच पाओगे। जिस दिन मैं ठीक हो जाऊंगा उस दिन तुम्हें बिस्तर से उठने लायक नहीं छोड़ूंगा। नैना हर्ष से कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप हर्ष की ड्रेसिंग करती रहती है, जिससे हर्ष और भी ज्यादा इरिटेट हो जाता है। हर्ष गुस्से में नैना का हाथ झटक देता है। नैना फिर से एक गहरी सांस लेकर दोबारा से हर्ष की ड्रेसिंग करने लगती है। ड्रेसिंग करने के बाद नैना सामान को उठाती है और बाहर जाने लगते हैं। तभी हर्ष गुस्से में नैना को बोलता है, मैंने तुमसे जाने के लिए नहीं कहा। कहाँ जा रही है? तुम्हें यही रहना है मेरे पास। नैना बिना पीछे देखे नॉर्मल भाव से बोलती है, कहीं नहीं जा रही हूँ, बस ये सामान बाहर फेंक कर आ रही हूँ, उसके बाद आप ही के पास रहूंगी। इतना बोलकर नैना कमरे से बाहर चली जाती है और थोड़ी देर में वापस आती है। हर्ष हैरानी से नैना को देख रहा था। नैना कमरे में आती है और हर्ष को दवाई देती है। हर्ष बस हैरानी से नैना को देख रहा था और चुपचाप हर्ष दवाई खा लेता है। फिर नैना हर्ष के रूम में रखे सोफे पर जाकर बैठ जाती है। हर्ष, इधर आओ मेरे पास, तुम्हें अब से मेरे साथ मेरे ही बिस्तर पर सोना होगा। नैना बिना कुछ कहे चुपचाप हर्ष के पास आकर लेट जाती है। हर्ष वो नैना का बिहेवियर समझ नहीं आ रहा था। हर्ष और भी ज्यादा परेशान और इरिटेट हो रहा था। नैना हर्ष की तरफ पीठ करके सोए हुई थी तो हर्ष गुस्से से नैना की पीठ को देख रहा था। अब हर्ष से अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं होता तो हर्ष नैना को अपनी तरफ पलटता है और फिर उसके ऊपर आकर उसके होठों को बेरहमी से चूमना लग जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में दवाइयों के असर से हर्ष को नींद आ जाती है और हर्ष नैना के ऊपर ही सो जाता है। हर्ष का सर नैना के सीने पर था और हर्ष ने नैना की कमर को बहुत ही टाइट करके पकड़ा हुआ था। नैना भी हर्ष को अपने आप से दूर करने की कोशिश नहीं करती, लेकिन नैना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दूसरी तरफ राठौर हवेली शुभांगी घर पर अकेली थी, लेकिन तभी कुछ लोग हवेली में घुस आते हैं। शुभांगी अपने कमरे में आराम से सो रही थी कि तभी शुभांगी के कमरे का दरवाजा खुलता है और बहुत सारे लोग शुभांगी के कमरे में आ जाते हैं। लेकिन तभी शुभांगी की आवाज़ किसी की आहट सुनकर खुल जाती है और जब शुभांगी सामने देती है तो शुभांगी को चारों तरफ से ब्लैक कपड़े पहने हुए आदमी और चेहरे पर भी ब्लैक कपड़े को बांधे हुए आदमियों ने घेर रखा था, जिन्हें देखकर शुभांगी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। और तभी उन आदमियों के पीछे से एक शख्स उसके सामने आकर खड़ा होता है, जिसे देखकर शुभांगी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। शुभांगी, तुम? अपने सामने इतने सारे आदमियों को देखकर शुभांगी एक पल के लिए घबरा जाते हैं, लेकिन तभी उन आदमियों के बीच में से एक शख्स शुभांगी के सामने आकर खड़ा होता है तो शुभांगी उसे देखकर हैरानी से बोलती है, तुम? शुभांगी के सामने और कोई नहीं बल्कि प्रीति खड़ी थी और शुभांगी को इस तरह से घबराता देखकर प्रीति के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आती है और प्रीति मुस्कुराते हुए बोलते हैं, हाँ, मैं इस राजस्थान की असली कोंवर रानी था और अर्जुन की होने वाली असली पत्नी। वैसे मानना पड़ेगा, तुम हो बड़ी डीप किस्म की लड़की। मैंने इतना सब कुछ किया तुम्हें अर्जुन की जिंदगी से बाहर फेंकने के लिए, लेकिन तुम फिर से मुंह उठाकर अर्जुन की जिंदगी में वापस चली आई। प्रीति शुभांगी के बाल पकड़कर खींचते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर गुस्से से बोलती है, आखिर ऐसा क्या दिखता है अर्जुन को तुमने जो से मैं नजर नहीं आती है क्या तुम्हें? तभी पीछे से एक लड़के की आवाज आती है, मासूमियत, खूबसूरती और सादगी जो तुम्हें नहीं है प्रीति, और शायद इसीलिए अर्जुन उसे पसंद करता है, तुम्हें नहीं। प्रीति शुभांगी को झटके से छोड़ देती है और पीछे पलटकर गगन को देखते हुए बोलती है, भाई, आप मेरे भाई होकर इस लड़की की तारीफ क्यों कर रहे हो? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, आप भी तो इस लड़की पर लट्टू हो ना। वो लड़का कोई और नहीं गगन मेहरा प्रीति मेहरा का भाई था। प्रीति शुभांगी की तरफ पलटती है और बोलती है, वैसे मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी,
लेकिन तुम मेरे अर्जुन से जोक की तरह चिपक गए हो, इसीलिए मुझे तुम्हें अब मारना होगा, और ऊपर से तुम्हारे ये 2 नाजायज बच्चे। वैसे कितना अच्छा प्लान था मेरा, तुम्हें वो वीडियो भेजिए, तुम पर अटैक करवाया और तुम इस घर से चली भी गई थी, लेकिन तुम फिर से मुंह उठाकर वापस से अर्जुन की जिंदगी में चली आई। प्रीति की बात सुनकर शुभांगी हैरानी से प्रीति को देखते हुए बोलती है, वो वीडियो तुमने मुझे भेजे थे और तुमने मुझ पर अटैक कराया था और मैं बेवजह उन पर शक कर रही थी। प्रीति घमंड से बोलती है, हाँ, वो सब कुछ मैंने किया था और तुम चुपचाप अर्जुन की जिंदगी से चली जाती तो आज मैं तुम्हें यहाँ मारने नहीं आती। तभी गगन प्रीति को बोलता है, नहीं, तुम शुभांगी को नहीं मारोगे, शुभांगी मेरी है और मेरे साथ जाएगी, लेकिन हाँ, शुभांगी को अपने बच्चों को मारना होगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा शुभांगी की कोख में किसी का भी बच्चा पले। गगन और प्रीति की बात सुनकर शुभांगी अपने पेट पर हाथ रखते हुए आंखें बंद कर लेती हैं और फिर कुछ सेकंड बाद आंखें खोलकर बोलती हैं, राजपूत के शेर का खून है, गीदड़ों के हाथों से नहीं मरेगा। शिवांगी की बात सुनकर प्रीति और गगन हैरानी से शुभांगी को देख रहे थे। इस वक्त शुभांगी वो शुभांगी नहीं लग रही थी जो डरी सहमी सी रहती थी। इस वक्त शुभांगी की आंखों में एक अलग ही चमक थी, उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज दिखाई दे रहा था। गगन शुभांगी की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, शुभांगी तुम्हें इन बच्चों को मारना होगा मेरे खातिर। गगन अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता, उससे पहले ही गगन के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है और चारों के चारों उंगली उसके गाल पर छप जाती हैं। ये थप्पड़ किसी और ने नहीं बल्कि शुभांगी ने गगन को मारा था। गगन अपने गाल पर हाथ रखकर एक तरफ झुका हुआ था और गगन की आंखों में भी अब गुस्सा आ जाता है और गगन गुस्से से शुभांगी को देखते हुए बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने गगन मेहरा पर हाथ उठाया, ये तुमने अच्छा नहीं किया शुभांगी, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली गगन मेहरा क्या चीज़ है। तभी गगन अपने बॉडीगार्ड को शुभांगी को पकड़ने का इशारा करता है। तभी 2 बॉडीगार्ड शुभांगी को पकड़ने के लिए आगे आते हैं। पीछे से एक बॉडीगार्ड शुभांगी के कंधे पर हाथ रखता है। शुभांगी उसके हाथ को पकड़कर आगे की तरफ से गिरा देती है। शुभांगी को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि शिवांगी को देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि शुभांगी फाइट बैक भी कर सकती है। तभी प्रीति बोलते हैं, तुम लोग खड़े खड़े उसका मुंह क्या देख रहे हो, पकड़ो से। तभी शुभांगी भी अलर्ट मोड पर आ जाती हैं और एक एक करके सभी का सामना करने लगती हैं। शुभांगी इस वक्त बिल्कुल प्रोफेशनल फाइटर की तरह लड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे शुभांगी को बचपन से ही फाइटिंग सिखाई गई थी। शुभांगी लड़ते लड़ते हॉल में आ जाती हैं। तभी शुभांगी की नज़र एक आदमी पर जाती है जो उसकी तरफ तलवार लेकर बढ़ रहा था। शुभांगी भी अपनी नज़र इधर उधर घुमाते हैं। तभी शुभांगी को दीवार पर क्रॉस में लगी हुई तलवार दिखाई देती है। शुभांगी भागकर दीवार पर जाती है और उसमें से एक तलवार निकाल लेती है। और अब शुभांगी के चेहरे पर एक अलग ही गुरूर था। शुभांगी तलवार से उस आदमी के साथ लड़ने लगते हैं, लेकिन तभी शुभांगी के पास 2 से 3 आदमी और आ जाते हैं। शुभांगी उन सभी से तलवार के साथ लड़ने लगती है। शुभांगी अंधाधुंध अपनी तलवार को घुमा रहे थे। किसी का हाथ काट रही थी तो किसी का पैर, किसी के पेट में तो किसी के कंधे पर, किसी के बाजू पर तो किसी की गर्दन पर। शुभांगी की तलवार आज खून में पूरी तरह से नहा रही थी। लेकिन तभी एक आदमी पीछे से आता है और शुभांगी के ऊपर गोली चला देता है। शुभांगी के पर जैसे ही एक बॉडीगार्ड गोली चलाता है, शुभांगी साइड हो जाती हैं और गोली के वार से बच जाती हैं। लेकिन तभी एक आदमी शुभांगी के हाथ पर तलवार चला देता है और शुभांगी उसके वार से बच नहीं पाते और फिर दूसरा आदमी शुभांगी के कमर में बहुत जोर से लात मारता है, जिससे शुभांगी सोफे पर मुंह के बल गिर जाती है। गिरने के डर से शुभांगी अपने दोनों हाथों से अपने पेट को पकड़ लेती है, लेकिन सोफे पर गिरने की वजह से शुभांगी के पेट पर कोई चोट नहीं आती। शुभांगी जैसे ही पलट के खड़ी होने वाली होती है कि तभी 4-5 बॉडीगार्ड शुभांगी के ऊपर तलवार तान देते हैं।
जिससे शुभांगी सोफे पर ही बैठी रह जाती है और तभी प्रीति शुभांगी के पास आती है और उसके गाल पर जोर से एक थप्पड़ खींचकर मारती है, जिससे शुभांगी का चेहरा एक तरफ हो झुक जाता है। शुभांगी के होठों के किनारे से हल्का खून निकल आता है। तभी गगन शुभांगी के पास आता है और उसके बालों को पकड़कर खींचते हुए उसके सर को ऊपर करता है। गगन बहुत ही गुस्से में शुभांगी से बोलता है, बस बहुत हो गया तुम्हारा ये हाथ पैर चलाना। अब बस मैंने सोचा था कि तुमसे प्यार से पेश आऊंगा, लेकिन प्यार की भाषा तुम्हें समझ में नहीं आई। अब मैं तुम्हें अपने तरीके से अपना बना लूंगा। जब अर्जुन को पता चलेगा कि उसकी बीवी को किसी और ने भी छुआ है तो वह खुद पर खुद तुमसे रिश्ता तोड़ देगा, क्योंकि अर्जुन राठौर को जूठन पसंद नहीं है। मैं तो तुम्हें रानी बनाकर अपनाना चाहता था, लेकिन तुम रहोगी एक नौकरानी ही। इतना बोलकर गगन शुभांगी की कुर्ती की बाजू फाड़ देता है, जिससे शुभांगी को बहुत गुस्सा आता है और शुभांगी एक जोरदार थप्पड़ गगन को मार देती है, जिससे गगन को गुस्सा और भड़क जाता है और गगन एक जोरदार थप्पड़ शुभांगी के गाल पर मार देता है। जिस गाल पर अभी प्रीति ने थप्पड़ मारा था, उसी गाल पर अब गगन ने थप्पड़ मारा था। अब शुभांगी के होंठ कट जाता है और उसके होठों से ज्यादा खून आने लगता है। फिर गगन शुभांगी की कुर्ती की दूसरी बाजू को भी फाड़ देता है। आप शुभांगी की आंखों में डर ने जगह ले ली थी। अब शुभांगी बहुत ज्यादा डर रही थी। शुभांगी अपने मन में बोलती है, अर्जुन कहाँ है? आपकी जान मुसीबत में है, आ जाएगी। PLZZZ। अब गगन शुभांगी के दोनों हाथों को पकड़कर शुभांगी के साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन शुभांगी बार बार झटपट आ रही थी, जिससे गगन शुभांगी को अपनी गिरफ्त में ले नहीं पा रहा था। और शुभांगी के झटपट आने की वजह से नहीं शुभांगी को अपने करीब कर पा रहा था। इसीलिए गगन इरिटेट होकर एक और थप्पड़ शुभांगी के गाल पर मार देता है। शुभांगी रोते हुए रिक्वेस्ट करते हुए बोलती है, प्लीज डोंट डू दिस, आई एम मैरिड एंड आई एम प्रेग्नेंट, माई चाइल्ड विल डाई, प्लीज डोंट डू दिस। गगन अपने मक्कारी दिखाते हुए बोलता है, कोई बात नहीं मेरी जान, अगर यह बच्चे मरते हैं तो मर जाने दो, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें जल्द ही दोबारा प्रेग्नेंट कर दूंगा। और शादीशुदा हो तो क्या हुआ, आज अर्जुन की बीवी हो, कल मेरी बीवी बन जाओगी। और सच बोलता हूँ, अर्जुन से ज्यादा सेटिस्फाई करूंगा तुम्हें। इतना बोलकर गगन दोबारा से शुभांगी की गर्दन पर किस करने के लिए झुक जाता है, लेकिन तभी शुभांगी जोर से गगन को धक्का दे देती है और पास में पड़ी हुई गन को अपने हाथ में उठा लेती है। लेकिन शुभांगी के हाथ पर तलवार से किए वार की वजह से बहुत दर्द हो रहा था। शुभांगी का हाथ कांप रहा था और शुभांगी सही से गन को पकड़ नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ मथुरा में दादी एकदम से बेचैन होकर उठ जाते हैं। दादी को बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। दादी पास में रखा हुआ पानी का गिलास उठाती हैं और पानी पीती हैं। फिर दादी हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान जी मेरी बच्ची ने बहुत दुख दर्द सहे हैं, अब उसकी जिंदगी में और कोई दर्द मत देना, मेरी बच्ची जहां भी हो जैसे भी हो उसे सुरक्षित रखना। राजस्थान राठौर हवेली। शुभांगी ठीक से गन पकड़ नहीं पा रही थी और शुभांगी का हाथ बहुत ज्यादा काट रहा था। शुभांगी गगन को वार्निंग देते हुए उसकी तरफ गन पॉइंट करती है और बोलती है, मेरे पास भी मत आना, अगर एक कदम भी तुमने मेरी तरफ बढ़ाया ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। शुभांगी को डरता देखकर और उसके कांपते हाथ को देखकर गगन और बाकी के सारे आदमी हंसने लगते हैं। प्रीति शुभांगी का मजाक उड़ाते हुए बोलती है, अरे भाई हम तो डर गए, देखो तो जरा अपने कांपते हाथों से मारेगी हमें। प्रीति की बात सुनकर सभी आदमी जोर जोर से हंसने लगते हैं। शुभांगी का हाथ बहुत ज्यादा कांप रहा था और शुभांगी के यहाँ आंखों से आंसू बह रहे थे। शुभांगी अपनी आंखें बंद करके एक ही नाम लेती है, अर्जुन। तभी शुभांगी को अपने हाथ पर किसी का हाथ महसूस होता है। उस हाथ की छुअन को पहचान कर शुभांगी एकदम से अपनी आंखें खोल दी हैं। और जैसे ही शुभांगी अपनी गर्दन मोड़कर अपने बराबर में देखती है तो अर्जुन उसके पीछे खड़ा था और जिस हाथ में शुभांगी ने गन पकड़ रखी थी
अर्जुन वही हाथ पकड़ता है और एक बॉडीगार्ड के सर पर गोली मार देता है और गोली उस बॉडीगार्ड के सर के आर पार हो जाती है। यह वही बॉडीगार्ड था जिसने शुभांगी के हाथ पर वार किया था। अर्जुन को देखकर सभी लोग डर से सहम जाते हैं और शुभांगी की आंखों से आंसू और भी ज्यादा बहने लगते हैं। लेकिन शुभांगी को ऐसा महसूस होता है जैसे उसके मृत शरीर में फिर से किसी ने जान डाल दी हो। शुभांगी एकदम से पलटकर अर्जुन के गले लग जाते हैं। प्रीति, गगन और बाकी सारे बॉडीगार्ड शुभांगी की हालत पर हंस रहे थे, लेकिन तभी एक गोली चलने की आवाज आती है और उनका एक साथी जमीन पर पड़ा होता है। जब सभी लोग सामने देखते हैं तो शुभांगी के पीछे अर्जुन खड़ा था। अर्जुन को देखकर सभी के अंदर एक डर की लहर दौड़ जाती है और देखते ही देखते सभी बॉडीगार्ड्स के सर पर बंदूक तनी होती है, क्योंकि अर्जुन के बॉडीगार्ड्स ने सभी को घेर लिया था। शुभांगी बच्चों की तरह अर्जुन से चिपकी हुई थी। शुभांगी बहुत ज्यादा डर गई थी। अगर अर्जुन नहीं आता तो शुभांगी खुद को ही गोली मारने वाली थी। अर्जुन शुभांगी को खुद से अलग करता है और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेते हुए शुभांगी के चेहरे को देता है। जब अर्जुन शुभांगी के चेहरे पर थप्पड़ के निशान और उसके होंठ से बहते हुए खून को देखता है तो अर्जुन के अंदर गुस्सा फूट पड़ता है। इस वक्त अर्जुन का गुस्सा 7वें आसमान से भी ऊपर था। फिर अर्जुन शुभांगी के फटे हुए कपड़े देखता है तो अर्जुन जल्दी से अपना ब्लेजर उतारता है और शुभांगी को पहना देता है। अर्जुन शुभांगी को अपनी गोद में उठाता है और रूम में ले जाकर बिस्तर पर लेटा देता है और उसके माथे को चूमते हुए बोलता है, जान तुम आराम करो, बाहर बहुत ज्यादा गंदगी है, मैं उसे साफ करके थोड़ी देर में तुम्हारे पास आता हूँ। इतना बोलकर अर्जुन जाने वाला होता है कि शुभांगी उसका हाथ पकड़ लेती है और रोते हुए अपनी गर्दन में हिलाने लगती है। अर्जुन शुभांगी के हाथ पर हाथ रखकर बोलता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, जान मैं आ गया हूँ, अब तुम आराम करो। इतना बोलकर अर्जुन शुभांगी को बेड पर लेटा देता है और ब्लैंकेट से कवर कर देता है और फिर शुभांगी के माथे को दोबारा चूमकर वहां से चला जाता है। जब अर्जुन शुभांगी से बात कर रहा था उसके भाव बिल्कुल नॉर्मल थे और जैसे ही अर्जुन कमरे से बाहर निकलकर दरवाजा बंद करता है अर्जुन के चेहरे के एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं। अर्जुन सीधा गगन के पास आता है और उसकी गर्दन पकड़कर उठाते हुए कांच के टेबल पर गगन को पटक देता है। कांच का टेबल चकनाचूर हो जाता है और गगन के मुंह से खून आने लगता है। अर्जुन दोबारा से गगन को उठाता है और गुस्से में दहाड़ से हुए बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी जान को हाथ लगाने की, उसके ऊपर अपनी गंदी नजर डालने की। शुभांगी सिर्फ मेरी है, अर्जुन राठौर की। फिर अर्जुन गगन के प्राइवेट पार्ट पर बहुत जोर से लात मारता है। गगन की एक जोरदार चीख निकल जाते हैं। शुभांगी भी डरकर अपने दोनों कानों पर हाथ रख लेती है। फिर अर्जुन गगन का हाथ पकड़ता है और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, इसी हाथ से हाथ लगाया था ना तूने मेरी शुभांगी को। अर्जुन तलवार उठाता है और फिर गगन की हथेली पर अपना पैर रखता है और अर्जुन एक जोरदार वार के साथ गगन का हाथ काटता है। गगन की एक जोरदार चीज पूरी हवेली में गूंज जाती है। शुभांगी भी डरकर अपने दोनों कानों पर हाथ रख लेती है। अपनी ही आंखों के सामने अपने भाई का ऐसा हाल देखकर प्रीति अर्जुन के पैर पकड़ लेती है और रोककर अर्जुन से गगन की जान की भीख मांगने लगती है। अर्जुन एक नज़र प्रीति को देखता है और फिर गुस्से में अपना पैर प्रीति के हाथ से झटक देता है। अर्जुन प्रीति के बाल पकड़कर प्रीति को खड़ा करता है और गुस्से में चिल्लाकर प्रीति से बोलता है, तुम अपने भाई की जान की फिक्र मत करो, तुम्हें तो अपनी जान की फिक्र करनी चाहिए। तुमने मेरी शुभांगी, मेरी जान पर हमला करवाया, तुम्हारी वजह से मेरी जान मुझसे दूर जाने वाली थी। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? अर्जुन प्रीति को धक्का देता है और प्रीति एक कुर्सी पर जाकर गिरती है और प्रीति के साथ साथ कुर्सी भी गिर जाती है। अर्जुन वापस से गगन की तरफ पलटता है। गगन इस वक्त आधी बेहोशी की हालत में था। अर्जुन गगन के सीने पर पैर रखता है और फिर गुस्से में बोलता है, बहुत शौक है ना खून बहाने का, मैं तुम्हें बताता हूँ खून कैसे बढ़ाया जाता है।
इतना बोलकर अर्जुन तलवार को हवा में घुमाता है और एक ही बार से गगन की गर्दन उसके धड़ से अलग कर देता है। फिर अर्जुन अपनी नज़र उठाता है और उस आदमी की तरफ देखता है जिसने शुभांगी के ऊपर गोली चलाई थी। अर्जुन आगे बढ़ता है और फिर एक ही बार से उस आदमी की भी गर्दन उसके धड़ से अलग कर देता है। एक तो शुभांगी ने ही पहले सभी बॉडीगार्ड्स को जख्मी किया हुआ था, अब अर्जुन उन सब की जान लेने पर तुला हुआ था। अर्जुन की तलवार अब रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अर्जुन बारी बारी से सभी बॉडीगार्ड्स को मारता जा रहा था। अर्जुन इस वक्त खून से नहाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं महाकाल धरती पर आकर सभी बुरे लोगों का विनाश कर रहे हो। अर्जुन ने लगभग सभी बॉडीगार्ड्स को मार गिराया था। इस वक्त सारे बॉडीगार्ड की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। उनमें से सिर्फ प्रीति ही बची हुई थी और प्रीति की हालत इस वक्त ऐसी थी जैसे कि प्रीति को कोई भी शुद्ध बुद्धि ना हो। अपने सामने मौत का इतना भयानक तांडव देखकर प्रीति अपने होशो आवाज ही खो बैठी थी। अर्जुन अपने बॉडीगार्ड्स को प्रीति को वहां से ले जाने का इशारा करते हैं। 2 बॉडीगार्ड्स प्रीति को वहां से ले जाते हैं और फिर अर्जुन अपने सभी बॉडीगार्ड्स को बोलता है, तुम्हारे पास 10 मिनट हैं। पूरी की पूरी हवेली मुझे बिल्कुल साफ नजर आनी चाहिए। फिर अर्जुन शुभांगी के कमरे की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी अर्जुन एक तस्वीर में अपना रिफ्लेक्शन देखता है तो उसका चेहरे पर और कपड़ों पर बहुत ज्यादा खून लगा हुआ था। अर्जुन कमरे में ना जाकर अपने स्टडी रूम में रहता है और शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। अर्जुन अपने कमरे में आता है तो देखता है कि शुभांगी बिस्तर पर नहीं थी। अर्जुन चारों तरफ देखता है लेकिन शुभांगी अर्जुन को कहीं भी नजर नहीं आती। अर्जुन वॉशरूम में चेक करता है लेकिन शुभांगी अर्जुन को वहां पर भी नहीं मिलती। अर्जुन चारों तरफ देख ही रहा होता है। तभी अर्जुन का ध्यान बालकनी की तरफ जाता है तो वहां पर किसी की परछाई दिखाई देती है। अर्जुन जब बालकनी में आकर देखता है तो शुभांगी बालकनी में खड़ी चांद को देख रही थी। अर्जुन शुभांगी के करीब आकर खड़ा हो जाता है और शुभांगी को बहुत ही ध्यान से देखने लगता है। शुभांगी चांद को देखते हुए ही बोलती है, ऐसे क्या देख रहे हैं आप? मैं आज भी आपकी वही मासूम से शुभांगी हूँ, बस बहुत दिनों बाद आज खुद से मुलाकात हुई है। इस दुनियादारी की भीड़ में मैंने तो अपने आप को ही दिया था। 10 साल से मैं भूल चुकी थी कि मैं कैसी थी। 8 साल की उम्र से ही पापा ने मुझे सेल्फ डिफेंस सिखाना शुरू कर दिया था, लेकिन मम्मी पापा के जाने के बाद मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैं अपने आप को खो दिया था। जब अमन भैया मेरे पर हाथ उठाते थे तो मैं चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर लेती थी। जब बड़ी माँ मारती थी तो अपनी माँ की पिटाई समझकर हमेशा उन्हें भी बर्दाश्त कर लेते थे। और जब इतना बोलकर शुभांगी एक गहरी सांस लेती है और फिर अपना सर नीचे करके अपने आंसू पूंछते हुए वापस से ऊपर चांद को देखते हुए बोलती है, जब रघु ने मेरे साथ बदतमीजी की थी और मैं अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी, तब भी मेरे दिल में कहीं भी यह ख्याल नहीं था कि मैं इस अन्याय के खिलाफ लड़ सकती हूँ। अर्जुन बड़े ही ध्यान से शुभांगी की सारी बातें सुन रहा था। शुभांगी आगे बोलती है, आज 10 साल बाद मैं फिर से खुद से मिली हूँ। आज मैं वो शुभांगी थी जो जिद्दी थी, लड़ाकू थी, अपनी हर बात को दूसरों से मनवाना जानती थी। और आज मैं शुभांगी नहीं बल्कि इतना बोलकर शुभांगी चुप हो जाती है और फिर अर्जुन की तरफ पलटती है और अर्जुन के सीने से जल लगती है। और फिर शुभांगी अपनी नम आंखों से अपने आंसुओं को पूछते हुए अर्जुन से अपने भरे गले से बोलती है, Thank you so much for coming into my life to introduce me to me. I love you very much and I cannot live without you. Never separate me from yourself. अर्जुन भी शुभांगी को टाइटली हग कर लेता है और फिर थोड़ी देर बाद ही अर्जुन शुभांगी को अपनी गोद में उठाकर बेड पर ले आता है। बेड पर आने के बाद शुभांगी और अर्जुन एक दूसरे को ही देख रहे थे। आज शुभांगी अपनी इंटेंस नज़रों से अर्जुन को देख रही थी और फिर शुभांगी बिना देर किए अर्जुन के होठों पर अपने होंठ रख देती है और अर्जुन को चूमने लगती है। शुभांगी की इस हरकत से अर्जुन हैरान हो जाता है और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से शुभांगी को देखने लगता है।
लेकिन थोड़ी देर बाद ही अर्जुन शुभांगी की किस खोने लगता है और अर्जुन शुभांगी को खुद से किस करने लगता है। दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही पैशनेटली किस कर रहे थे और इस वक्त दोनों ही एकदम बेचैन होकर एक दूसरे को पाना चाहते थे। शुभांगी किस करते करते ही अर्जुन की शर्ट के सारे बटन खोल देती है। अर्जुन शुभांगी की बेचैनी को अच्छी तरह से समझ रहा था और अर्जुन को ये भी समझ में आ रहा था कि आज शुभांगी क्यों इतनी बेचैन होकर उसके इतने करीब आ रही है। शुभांगी आज अर्जुन को पाना चाहती थी, उस पर अपना हक जमाना चाहती थी, क्योंकि प्रीति की कही हुई बातें शुभांगी के दिलो दिमाग में बस चुकी थी और शुभांगी अर्जुन से बहुत प्यार करने लगी थी और शुभांगी अर्जुन को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। आज शुभांगी का प्यार उस पर हावी था। शुभांगी किस करते हुए ही अर्जुन के ऊपर आ जाती है और फिर अर्जुन के होठों को छोड़कर शुभांगी अर्जुन के सीने को चूमने लगती है। अर्जुन अपनी आंखें बंद करके शुभांगी के होठों को अपने जिस्म पर महसूस कर रहा था और अर्जुन के अंदर का जानवर जाग रहा था। अर्जुन शुभांगी को रोकते हुए बोलता है, जान नहीं, अगर मैं आगे बढ़ा तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी, इसलिए यहीं रुक जाओ, वरना मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और फिर उसके बाद जो भी होगा तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। पूरी रात तुम्हें मुझे झेलना पड़ेगा। अर्जुन की बातें सुनकर शुभांगी रुक जाती है और फिर अर्जुन के चेहरे के सामने अपना चेहरा लाकर बहुत ही धीरे से और अपने भरे हुए गले से बोलती है, अर्जुन प्लीज, आई नीड यू, आई वॉन्ट यू, प्लीज। अर्जुन शुभांगी की आंखों में देखता है तो शुभांगी की आंखें नम थी। अर्जुन शुभांगी के चेहरे को अपने हाथ में लेते हुए अपने दोनों अंगूठे से शुभांगी के गाल पर आ रहे आंसुओं को साफ करता है और फिर शुभांगी को पलटकर उसके ऊपर आ जाता है और उसके होठों को चूमने लगता है। आज पहली बार शुभांगी ने अर्जुन का नाम लिया था और खुद से अर्जुन के करीब आई थी, ना कि किसी मजबूरी में या फिर खुद को मजबूत करके या फिर किसी भी तरीके का समझौता करके शुभांगी अर्जुन के पास नहीं आई थी। अर्जुन को आज महसूस होता है कि आज अर्जुन ने शुभांगी का प्यार पा लिया, आज अर्जुन ने शुभांगी को पा लिया। अर्जुन बहुत ही प्यार से शुभांगी के होठों को चूम रहा था और शुभांगी भी अर्जुन का पूरा साथ दे रही थी। अर्जुन का एक हाथ शुभांगी के पूरे जिस्म को सहला रहा था। अर्जुन धीरे धीरे अपने होश खोने लगता है। अर्जुन शुभांगी के सूट को उतार देता है और इस वक्त शुभांगी अर्जुन के सामने एक प्लाजो और ब्रा में थी। अर्जुन शुभांगी के कॉलर बोन पर किस करने लगता है। अर्जुन किस करते हुए शुभांगी की क्लीवेज पर आ जाता है और एक हाथ से ब्रा के ऊपर से ही शुभांगी की ब्रेस्ट को सहलाने लगता है। अर्जुन अपने एक हाथ को शुभांगी की कमर की तरफ ले जाता है और शुभांगी की ब्रा का हुक खोल देता है। फिर अर्जुन शिवांगी की क्लीवेज से होते हुए उसकी कमर पर आ जाता है। अर्जुन के सामने शुभांगी की पतली खूबसूरत कमर थी। अर्जुन शुभांगी के पेट को देखते हुए उसके पेट पर बहुत ही प्यार से और धीरे धीरे किस करता है। अर्जुन ऐसे ही शुभांगी के पूरे जिस्म को चूमने लगता है। शुभांगी आज अर्जुन के इतने प्यार भरे एहसास को महसूस करके बहुत ही सुकून महसूस कर रही थी। शुभांगी अर्जुन का पूरा साथ देते हुए बहुत ही प्यार से सिसकियां ले रही थी और ऐसे ही शुभांगी और अर्जुन के कपड़े थोड़ी ही देर में बिस्तर के चारों तरफ पड़े हुए थे। अर्जुन शुभांगी के ऊपर आते हुए उसके होंठ पर अपने होंठ रखता है और बहुत ही जेंटल तरीके से खुद को शुभांगी में शामिल करता है। अर्जुन शुरुआत में तो बहुत ही प्यार से शुभांगी के साथ इंटीमेट होना चाहता था, लेकिन वक्त के साथ अर्जुन अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और वक्त के साथ ही अर्जुन अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए वाइल्ड होता जा रहा था। और अब कमरे में शुभांगी की सिसकियां और भी तेजी से गूंजने लगती हैं और ऐसे ही एक दूसरे की मदहोशी भरी बाहों में शुभांगी और अर्जुन कुछ प्यार भरे लम्हे साथ बिताते हुए सो जाते हैं। अगली सुबह, आज की सुबह बहुत ही खास थी, क्योंकि जहां एक तरफ बेशुमार प्यार था तो दूसरी तरफ एक नफरत भरे रिश्ते ने जन्म ले लिया था। अर्जुन और शिवांगी का प्यार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था और हर्ष और नैना के बीच की नफरत दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। एक तरह काव्यांश का इंतजार था, क्योंकि जाह्नवी मुंबई वापस जा चुकी थी और काव्यांश को ये बात अब पता चली थी। काव्यांश भी खुद से ही बोलता है,
मुझे उसके जाने का इतना बुरा क्यों लग रहा है, और हम भी तो कुछ ही दिनों में मुंबई वापस चले जाएंगे, और वैसे भी वह मेरे ही कॉलेज में पढ़ती है। लेकिन पता नहीं क्यों उसका यूं मुझे बिना बताए जाना मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। फिर काव्यांश अपने बालों को नोचते हुए गुस्से में बोलता है, आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ, मैं क्यों ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि वह मुझसे दूर चली गई, और वह भी बिना बताए। क्या मुझे जानवी से प्यार हो गया है? ऐसे ही शांति से एक हफ्ता गुजर जाता है। अर्जुन वैसे तो बहुत पहले ही मुंबई वापस जाना चाहता था, लेकिन हर्ष की तबीयत की वजह से अर्जुन मुंबई नहीं गया था। और दूसरी तरफ हर्ष भी धीरे धीरे ठीक हो रहा था। इस बीच हर्ष ने नैना से कोई बात नहीं की थी, और नैना ने भी हर्ष से कोई बात नहीं करती थी, बस चुपचाप हर्ष का पूरा ध्यान रखते थे। और ऐसे ही 2 हफ्ते और बीत जाते हैं, और आज हर्ष बिल्कुल ठीक हो गया था, और इसीलिए पूरा परिवार मुंबई जाने की तैयारी कर रहा था। कल सभी को मुंबई जाना था, इसीलिए सभी ने अपनी तैयारी कर ली थी। नैना हर्ष का और अपना सारा सामान पैक कर ही रही थी कि तभी हर्ष कमरे में आता है और नैना को कमर से पकड़ते हुए अपने सीने से चिपका लेता है। हर्ष के इस तरह अचानक पकड़ने से एक पल के लिए तो नैना डर जाती है, लेकिन जैसे ही हर्ष की छुअन को नैना पहचानती है तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। हर्ष धीरे से गुदगुदाते हुए नैना को बोलता है, कल से तुम्हारी सजा शुरू हो जाएगी, तो तैयार रहना। कल से मैं तुम्हें बताऊंगा कि बेवफाई क्या होती है और किसी को धोखा देने का अंजाम क्या होता है, और तुमने तो हर्षित राणावत को धोखा दिया है। अब तक तुमने सिर्फ हर्ष का प्यार देखा है, अब तुम हर्षित राणावत की सजा देखोगी। इतना बोलकर हर्ष नैना को छोड़ देता है और कमरे से बाहर चला जाता है। हर्ष के कमरे से चले जाने के बाद नैना एकदम से जमीन पर बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। नैना को वो सभी पल याद आते हैं जिस पल में हर्ष नैना पर अपना प्यार लुटाता था, और आज वही हर्ष नैना को सजा देना चाहता है। इन 3 हफ्तों में हर्ष ने नैना से सीधे मुंह बात तक नहीं की थी, और हर्ष जब भी नैना से कुछ बोलता था तो सिर्फ उस पर तंज ही करता था। हर्ष की बातें हमेशा ही नैना के दिल में खंजर की तरह चुभती थी। इन 3 हफ्तों में हर्ष ने नैना को अपनी आंखों के सामने से एक पल के लिए भी हटने नहीं दिया था। हर्ष नैना को हमेशा अपने पास ही रखता था, अपनी आंखों के सामने। और अगर नैना एक पल के लिए भी हर्ष की आंखों के सामने से चली जाती थी तो हर्ष नैना पर बहुत गुस्सा करता था। दूसरी तरफ अर्जुन का कमरा। अर्जुन शुभांगी को अपनी बाहों में लिए बिस्तर पर लेटा हुआ था। शुभांगी अर्जुन की उंगलियों से खेल रही थी। शुभांगी अर्जुन की उंगलियों से खेलते हुए ही बोलती है, अर्जुन, कल जब हम मुंबई जाएंगे तो उसके कितने दिनों बाद हमें हॉस्पिटल जाना है अपनी बेबीज को देखने के लिए। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराते हुए शुभांगी के बालों को चूमता है और बोलता है, 2 दिन बाद हम अपने बच्चों को पहली बार देखेंगे। लेकिन हम अपने बच्चों को देखेंगे कैसे? अभी तो सिर्फ 2 महीने हुए हैं और मेरा तो पेट भी नहीं दिखाई दे, तो बेबीज कैसे दिखाई देंगे? अर्जुन फिर से मुस्कुराते हुए बोलता है, आई नो जान, अभी बेबीज को ग्रो करने में टाइम लगेगा, और अभी हमारे बच्चे सिर्फ एक ब्लैक डॉट की तरह ही तुम्हें नजर आएंगे, लेकिन तुम अभी अपने बच्चों की धड़कन ये सुन पाओगे। शुभांगी एकदम बच्चों की तरह बोलती है, सच्ची? तो अर्जुन अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है और शिवांगी मुस्कुराकर अर्जुन के गले लग जाती है, और ऐसे ही दोनों आंखें बंद करके सोने लगते हैं। दूसरी तरफ काव्यांश का कमरा। काव्यांश बालकनी में एक काउच पर बैठा हुआ था और आसमान को देख रहा था। काव्यांश खुद से ही बोलता है, कल मैं मुंबई आ रहा हूँ और तुम्हें बहुत जल्द अपना बना लूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक डीप पैशनेट किस चाहिए, बिकॉज आई मिस लिप्स। फिर अचानक से काव्यांश को अपने पीछे से किसी की आवाज आती है जो बोल रहा था, लेकिन अगर उसका पहले से कोई बॉयफ्रेंड हुआ तो तब तुम क्या करोगे? अपने पीछे से आवाज आता देख काव्यांश पीछे पलटता है तो देखता है काव्यांश के पीछे अंजलि खड़ी थी, और अंजलि ही काव्या हमसे पूछ रही थी, तो बताओ ना क्या करोगे तुम अगर उसका पहले से कोई बॉयफ्रेंड हुआ तो? काव्यांश बहुत ही अकड़ और घमंड के साथ बोलता है, तुम शायद भूल रही हो अंजलि कि हम लोग कौन हैं और मैं कौन हूँ। आई एम काव्यांश राठौर।
मेरे चार्म पर लड़कियां मरती हैं और अगर उसका कोई बॉयफ्रेंड होगा भी तो अब नहीं रहेगा क्योंकि अब जानवी काव्यांश राठौर की है। यानी कि मेरी, सिर्फ और सिर्फ मेरी, और अब उसे मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। उसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं और अब से उसका कोई बॉयफ्रेंड बनेगा तो वो सिर्फ काव्यांश राठौर होगा, कोई और नहीं। अंजलि अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए काव्यांश के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलती है, जबरदस्ती किसी का प्यार हासिल नहीं किया जा सकता। अगर तुम जानवी से प्यार करते हो तो उसे प्यार से पाने की कोशिश करना, ना कि जबरदस्ती से। काव्यांश हैरानी से अंजलि की तरफ देखते हुए बोलता है, तू फ्लोर्स पर कब बनी? देख, अगर तू ट्राई कर रही है ना तो गलती से भी मत करना, क्योंकि तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी फिलॉसफी झाड़ते हुए। क्योंकि फिलॉसफी वही झाड़ते हैं जिनके अंदर दिमाग होता है, तेरा तो घुटनों में भी नहीं है। इतना बोलकर काव्यांश हंसने लगता है और अंजलि काव्यांश को गुस्से से घूरते हुए पास में रखे तकिए को उठाती है और उससे काव्यांश को मारना शुरू कर देती है। अंजलि गुस्से में काव्यांश से बोलती है, तुम्हें तो मैं सुबह बताऊंगी, पापा, दादा और भैया तीनों से डांट पड़वाऊंगी। इतना बोलकर अंजलि वहां से जाने लगती है तो काव्यांश पीछे से ही चलाते हुए बोलता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। तू तो नाराज हो गई यार, तू मेरी बहन थोड़ी ना है, तू तो मेरा यार, मेरा जिगरी, मेरा लगते जिगर है। लेकिन अंजलि पीछे मुड़कर भी नहीं देखते और दरवाजे को धड़ाम से बंद करते हुए चली जाती है। अंजलि के जाने के बाद काव्यांश जोर जोर से हंसने लगता है। थोड़ी देर बाद सभी अपने कमरे में सो रहे थे। काव्यांश तकिए को अपनी बाहों में लिए सो रहा था। हर्ष ने नैना को अपनी बाहों में ले रखा था और अर्जुन ने शुभांगी को, और ऐसे ही सब आराम से सो रहे थे। सभी लोग मुंबई आ चुके थे, सभी लोग घर पर ही थे, लेकिन अर्जुन मुंबई आते ही वहां से ऑफिस कहकर चला जाता है और हर्ष भी उसके साथ ही जाता है। दोनों के दोनों शहर से दूर बने एक फार्म हाउस पर जाते हैं। ये फार्म हाउस शहर से बहुत दूर तो एक सुनसान इलाके पर था और उसके बाद हर्ष और अर्जुन दोनों ही अंदर जाते हैं। फार्म हाउस में एक बेसमेंट था और दोनों फार्म हाउस के उस बेसमेंट में जाते हैं जहां पर एक आदमी की दर्दनाक चीख सुनाई दे रही थी। ये कोई और नहीं बल्कि आकाश मित्तल था। आकाश के जिस्म पर बहुत सारी चोटें लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे पिछले कई दिनों से आकाश को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया हो। आकाश को देखकर हर्ष का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। हर्ष आकाश के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और आकाश जैसे ही अपना सर उठाकर सामने हर्ष को देखता है तो उसके चेहरे पर एक बेइज्जती करने वाली स्माइल थी। जैसे कि आकाश हर्ष को चिढ़ा रहा था कि आकाश ने हर्ष को बेवकूफ बनाया था। और आकाश को इस तरह से मुस्कुराता देखकर हर्ष का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। हर एक जोरदार मुक्का आकाश के मुंह पर मारता है और एक के बाद एक मुक्के मारता चला जाता है। अर्जुन पास में रखी हुई एक चेयर पर आराम से बैठकर सब कुछ देख रहा था। अर्जुन भी बहुत अच्छे से जानता था कि हर्ष को जल्दी से गुस्सा नहीं आता है, लेकिन जब भी गुस्सा आता है हर्ष कंट्रोल नहीं कर पाता है। और इस वक्त जो गुस्सा हर्ष के अंदर बसा हुआ था उसे बाहर निकालना बहुत जरूरी था। अर्जुन ने कोशिश बहुत की थी हर्ष को समझाने के लिए कि नैना ऐसी नहीं है, लेकिन हर्ष को अपनी गुस्से के चलते कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसीलिए अर्जुन ने हर्ष को समझाना छोड़ दिया था और अब हर्ष को अपना गुस्सा निकालने के लिए अर्जुन ने आकाश के सामने लाकर हर्ष को खड़ा कर दिया था। हर्ष अपना पूरा गुस्सा आकाश पर उतार देता है और फिर हर्ष आकाश की गर्दन को पकड़ते हुए बोलता है, आज तक तूने जो भी किया मैंने सब बर्दाश्त किया, लेकिन हर्षित राणावत के दिल से तुझे नहीं खेलना चाहिए था। फिर हर्ष के चेहरे पर एक सनकी भरी मुस्कान आ जाती है। हर्ष मुस्कुराकर आकाश को बोलता है, तू जानता है ना मैं दिमाग का डॉक्टर हूँ, मतलब ब्रेन स्पेशलिस्ट। वैसे तो मैं हमेशा बीमारी पर ही इलाज करता हूँ, लेकिन तेरे दिमाग की अलग ही बीमारी है जिसका आज मैं अच्छे से इलाज कर दूंगा। इतना बोलकर हर्ष अपनी कुर्सी से उठता है और अपना एक बैग लेकर आता है। उस बैग में हर्ष के ऑपरेशन करने वाले या उसकी सर्जरी करते वक्त जो टूल यूज होते थे वो सब थे, सर्जिकल ब्लेड, सिजर, एटसेट्रा एटसेट्रा।
हर्ष उसमें से एक ब्लेड निकालता है और फिर उसके बाद आकाश के बालों को पकड़कर ऊपर करता है। आकाश उस ब्लड को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। हर उस ब्लेड से आकाश के सर के चारों तरफ से काटता है और फिर धीरे धीरे करके आकाश के सर की पूरी खाल निकाल देता है। इस वक्त हर्ष वो हर्ष लग ही नहीं रहा था जो हमेशा हंसता बोलता रहता था और दूसरों को हंसाते रहता था। अगर इस वक्त हर्ष को कोई देख लेता तो वो डर के मर जाता। हाथ के हाथ पूरी तरह से खून में तने हुए थे और हर्ष के कपड़ों पर भी बहुत सारा खून लगा हुआ था और आकाश की चीखें तो पूरे बेसमेंट पर गूंज रहे थे। हर्ष धीरे धीरे करके आकाश की सर की हर एक नस को काट देता है और आकाश बहुत ही तड़प रहा था। इस वक्त हर्ष बहुत ज्यादा भयानक लग रहा था और कुछ ही देर में पूरे बेसमेंट में शांति छा जाती है। आकाश बिल्कुल शांत हो चुका था और अब उसके शरीर में जान नहीं बची थी, यानी कि आकाश तड़प तड़प के मर चुका था। और अर्जुन तो वहां पर ऐसे आराम से बैठा था जैसे वहां पर कुछ हो ही ना रहा है, एकदम शांति से बैठकर सब कुछ देख रहा था। थोड़ी देर बाद अर्जुन और हर्ष एक कार में थे। अर्जुन हर्ष से बोलता है, तो अब तू नैना के साथ क्या करने वाला है? हर्ष बहुत ही कैजुअली जवाब देता है, करना क्या है, उसकी किए की सजा उसे भी मिलेगी। उसने भी हर्षित राणावत को धोखा दिया था तो उसकी सजा तो उससे मिलकर ही रहेगी। अर्जुन हर्ष को देखते हुए बोलता है, लेकिन मैंने नैना की आंखों में तेरे लिए प्यार देखा है। मुझे लगता है कि नैना तुझसे बहुत प्यार करती है। हर्ष, कुछ वक्त पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था। फिर हर्ष माहौल चेंज करते हुए बोलता है, लेकिन फिलहाल हमें क्लब जाना चाहिए। यार बहुत दिन हो गए तेरे साथ बैठकर दारू नहीं पी। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन हिलाता है और बोलता है, तेरा कुछ नहीं हो सकता। हर्ष एकदम से हंसते हुए बोलता है, अरे हो सकता है ना, मैं भी बहुत जल्द ही बाप बनूंगा और तुझे ना पूरे बराबर की टक्कर दूंगा। ठीक है, एक बार में जुड़वा ना सही, लेकिन तुझसे कम बच्चे नहीं होंगे मेरे भी। इतना बोलकर अर्चन भी मुस्कुरा देता है और हर्ष भी हंसने लगता है। दूसरी तरफ अंजलि और काव्यांश का कॉलेज में म्यूजिकाना का फंक्शन होने वाला था, जिसकी तैयारी पूरे कॉलेज में जोरों शोरों से चल रही थी। कॉलेज में एक बहुत ही बड़ा रॉक स्टार आने वाला था। अक्षत सिंह रायजादा, जो एक बहुत ही बड़ा रॉक स्टार था, उसकी आवाज इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस थी। उसके गाने पूरी दुनिया पसंद करती थी। उसके गानों पर व्यू मिलियंस में आया करते थे और पूरा कॉलेज अक्षित के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।